नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी की अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई थी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की। तो आप लोगों ने कई सारी पीडीएफ भेजी थी इसकी, जो इसका पेपर हुआ था उसको भेजा था। तो चलिए उसी में इसको डिस्कस करते हैं, है ना? होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं यूपी जीके के और इसके अलावा कंप्यूटर के। इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे चूँकि और इसमें जो सिलेबस दिया गया था वो आपके लिए महत्वपूर्ण है नहीं। जो वीपीओ के और जूनियर असिस्टेंट, चाहे मंडी सचिव हो, इनके सबके जो परीक्षार्थी हो, आपके लिए अन्य जो सिलेबस दिया गया था उससे मतलब तो है नहीं। तो इसमें जो यूपी जीके और कंप्यूटर है उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं इसको सबको डिस्कस करूँ, मैं आपको 2-3 जानकारियाँ दे देता हूँ। अगर आपको यूपी जीके और साथ-साथ कंप्यूटर, उनके बैच को जॉइन करना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके जॉइन कर सकते हो। कुछ इस प्रकार के आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएँगे, डेली नोट्स, जिसमें से प्रिंटेड नोट्स होंगे, इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी निकलवा सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपके यूपी जीके के नोट्स होंगे और जैसे वीडियो में क्लासेस चलती हैं, वो आपको प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, ठीक है? और नोट्स कुछ ऐसे मिलेंगे प्रिंटेड, आप इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। और अगर आपको यूपी जीके और साथ-साथ कंप्यूटर, इसके कॉम्बो बैच से जुड़ना हो, तो आप एक कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, KD21, और इस कोड का इस्तेमाल करके आप इससे जुड़ सकते हो। केवल और केवल अगर आप कंप्यूटर का बैच लेना चाहते हो, तो फिर आप कूपन कोड इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप कूपन कोड पता कर लो और उसके बाद फिर इस बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है? कंप्यूटर स्पेशल अगर कॉम्बो बैच से जुड़ना हो यूपी, जीके और साथ-साथ कंप्यूटर, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो वीपीओ में आपको पता होगा 35 अंक आपके कंप्यूटर और यूपी, जीके से हैं और इसमें जो 65 अंक हैं, वो हैं पंचायती राज से। 65 अंकों का एक कंप्लीट बैच आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा और उसके लिए KD40 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ से जुड़ सकते हो। और ये जो बैच है, इसमें पंचायती राज, जिस प्रकार से आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से इसको कंप्लीट कराया गया है। चाहे इतिहास की बात हो, पंचायतों के वर्तमान स्वरूप की हो या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी के कर्तव्य हैं, इन सबको आप पढ़ने के लिए, ये सारा का सारा सिलेबस पढ़ने के लिए आप इस बैच से जुड़ सकते हो। इसके अलावा वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको वीपीओ संबंधी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना हो, तो आप मॉक टेस्ट से भी जुड़ सकते हो और इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, 70 प्लस घंटों का कोर्स है, ठीक है? तो इससे भी आप जुड़ सकते हो और इसके अलावा ये सारे के सारे आपको बैचेस मिल जाएँगे और इस तरह की पीडीएफ आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को डिस्कस करते हैं, इसके यूपी, जीके और कंप्यूटर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ से शुरू करते हैं और यहीं से कंप्यूटर आपका शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित नेटवर्क उपकरण, ये नेटवर्क डिवाइस एक चैप्टर है आपका, वहाँ से सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित नेटवर्क उपकरण और उनके उद्देश्यों से मिलान करो। एक नेटवर्क उपकरण आपको दिया गया है राउटर, दूसरा स्विच, तीसरा दिया है मॉडेम और चौथा दिया है एक्सेस पॉइंट। और यहाँ पर इनके उद्देश्य दिए हैं। कह रहा है कि इनको मैच करो। सबसे पहले आप राउटर को उठाओ, इसके बाद फिर हम स्विच, मॉडेम और एक्सेस पॉइंट की चर्चा करते हैं। यहाँ पर आओ। एक एक करके ये चारों डिवाइसेस जब आपको पता होंगे तो आप इनके उद्देश्यों को सही तरीके से मिलान कर पाओगे। सबसे पहले आप राउटर को समझो, ये क्या है? ध्यान देना, राउटर वास्तव में एक यह नेटवर्किंग डिवाइस यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है? चूंकि यह एक नेटवर्किंग डिवाइस है, तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर के मध्य और साथ ही साथ कंप्यूटर के मध्य जो नेटवर्क हैं, उनके बीच में ये डेटा पैकेट को आगे बढ़ाने का काम करता होगा। इसके अलावा इसके कई सारे अन्य फीचर्स भी हैं, जैसे आपसे अगर पूछे कि राउटर ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर पर काम करता है, अर्थात ये ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर पर काम करता है, लेयर पर कार्य करता है, ठीक। मुझे ये बताओ इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर नेटवर्क के बीच, गौर करना, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट को आगे बढ़ाना, डेटा पैकेट को आगे बढ़ाना। इसके अलावा इसका एक मुख्य लक्ष्य और होता है, वो होता है नेटवर्कों के बीच ट्रैफिक का प्रबंधन करना, ट्रैफिक का प्रबंधन करना, ठीक है? ये इसके मुख्य लक्ष्य हैं और इसी से संबंधित मैंने आपको
जो नेटवर्किंग डिवाइसेस बताए थे, उनमें बहुत सारी शब्दावलियों को बताया था जो राउटर से संबंधित हैं। और मैंने क्या-क्या बताया था, याद करो? मैंने बताया था राउटर से संबंधित तथ्य या शब्द। राउटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनकी एक-एक लाइन में आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है। जैसे ये सवाल दिया है इसमें मैच कराने के लिए, कुछ इसी प्रकार से वहाँ से भी सवाल बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा था राउटर में रूटिंग टेबल, ये क्या होती है? फिर मैंने आपको बताया था रूटिंग टेबल में डायनामिक रूटिंग टेबल, ये क्या होती है? मैंने इसके बारे में भी आपसे डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्टैटिक रूटिंग टेबल, ये क्या है? इसके ये तीनों के तीनों टेबल्स मैंने आपको बताई थी। रूटिंग टेबल और इसी में डायनामिक रूटिंग टेबल क्या है और स्टैटिक रूटिंग टेबल क्या है, ठीक? इसके बाद मैंने एक शब्दावली के बारे में और चर्चा की थी आपसे, वो है एनएटी। एनएटी क्या है? इसे कहा जाता है नेटवर्क, गौर करना, एड्रेस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, हालांकि इसका आपसे पूरा नाम भी पूछा जा सकता है और राउटर में ये किस प्रकार से काम आता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ध्यान दो, दरअसल आप जब एनएटी यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर को पढ़ते हो तो आपको पता ये चलता है कि ये राउटर में अलग अलग जो आईपी एड्रेसेस हैं, उन आईपी एड्रेसेस के रेंज के बीच ट्रांसलेट करने का काम करता है। अर्थात अगर आपसे पूछे कि राउटर में, या हम कहें राउटर अलग अलग आईपी एड्रेस के बीच ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग करता है? ट्रांसलेट करने के लिए इसका प्रयोग करता है, और नीचे 4 या 5 ऑप्शन दिए हो तो आप बताओगे एनएटी का इस्तेमाल करता है। ठीक, यहीं पर हमने आपको एक शब्द बताया था स्विचिंग फैब्रिक, ये भी राउटर से संबंधित है। स्विचिंग फैब्रिक, और आपसे ये पूछा जा सकता है, हो सकता है अगले एग्जाम में। स्विचिंग फैब्रिक, ये क्या होता है? स्विचिंग फैब्रिक को कहा जाता है राउटर का दिल। राउटर का दिल, ठीक। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आपसे अगर पूछे इसका फंक्शन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और मैचिंग कराने के लिए दे दे, तो आप बताओगे यह इनपुट पोर्ट को आउटपुट पोर्ट से जोड़ता है। आउटपुट पोर्ट से जोड़ने का काम करता है, ठीक। यहां तक बात समझ पाए? अच्छा, एक मैंने आपको शब्दावली और बताई थी। मैंने कहा था राउटर पर डीडीओएस हमला। राउटर पर डीडीओएस हमला, अब यहाँ पर हमला तो हो रहा है, अटैक तो हो रहा है, लेकिन ये कैसा अटैक है? इसका नाम है डीडीओएस। आपसे डीडीओएस का फुल फॉर्म भी पूछा गया है कई-कई बार यूपीपीसीएल जैसी परीक्षाओं में, और इसका मुख्य लक्ष्य भी पूछा जाता है। किन्हें टारगेट करता है? याद रखो, राउटर में डीडीओएस, सबसे पहले हम डीडीओएस को समझते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? इसे इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड, और आगे इस डी का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल, ओ का मतलब हो गया ऑफ, एस का मतलब हो गया सर्विसेज, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक। सवाल ये आया कि डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये अटैक करता है, तो फिर ये कैसे अटैक करेगा? आमतौर पर एक प्रकार का डीडीओएस साइबर अपराध है। जब भी कभी इस तरह के हमले होते हैं तो आपका जो सर्वर होता है, नेटवर्क होता है, उसमें ट्रैफिक की बाढ़ आ जाती है, और जब ट्रैफिक की बाढ़ आ जाती है इसका मतलब है कि जो आपका सर्वर था वो भर चुका है, ठीक। अर्थात डीडीओएस हमला, ये क्लाइंट को सर्वर, या हम ऐसे कहें क्लाइंट के द्वारा सर्वर को प्राप्त करना एक तरह से अप्राप्य बना देता है, उसकी रीच को कम कर देता है, और इस प्रकार से राउटर या हम कहें सर्वर को ये ओवरलोड कर देता है, और इस प्रकार से फिर ये अटैक होता है। तो खैर, यहाँ से एक बात याद रखो, कौन सी? एक तो आपने फुल फॉर्म याद रखा, और दूसरी बात ये है कि यह, या हम कहें यह एक प्रकार का साइबर अटैक है। साइबर अटैक है, और होता क्या है इसमें, यहाँ पर समझो। इसमें इसमें किसी वेबसाइट
किसी वेबसाइट या फिर सर्वर या हम कहें नेटवर्क पर ट्रैफिक की बाढ़ लाई जाती है। ट्रैफिक की बाढ़ लाई जाती है। ठीक। अब जब मुझे बताओ ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ गया तो फिर इस स्थिति में क्या आप सर्वर तक रीच कर सकते हो? इसमें सर्वर को अप्राप्य बना दिया जाता है। अप्राप्य यानी कि आप रीच नहीं कर सकते हो। अप्राप्य बनाया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सर्वर अब ओवरलोड है, अर्थात राउटर या हम कहें सर्वर को ओवरलोड कर दिया जाता है। ओवरलोड कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए? तो वापस आओ जरा, ये राउटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। ये लिखा है राउटर। क्या राउटर वाईफाई कवरेज को बढ़ाता है? नहीं। उपकरणों को कनेक्ट करता है? मैंने ये भी नहीं बताया आपको। डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है? मैंने ये भी नहीं बताया आपको। क्या ये नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है? यहाँ पे आओ, मैंने क्या बताया? राउटर ये डेटा सॉरी ये नेटवर्कों के बीच ट्रैफिक का प्रबंधन करता है। ठीक, बात समझो। राउटर का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को आगे बढ़ाना, अर्थात नेटवर्कों के बीच ट्रैफिक को मैनेज करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए का चौथा, यानी ए जो है वो इससे मैच करेगा आगे। अब देखो ये लिखा है स्विच। इसका मतलब क्या है? इसको भी आओ समझ लेते हैं और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये लिखा मैंने स्विच। ठीक। दरअसल ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है और इस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं अन्य डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, अर्थात कंप्यूटर नेटवर्क पर एक से अधिक, गौर करना, एक से अधिक डिवाइसेस को डिवाइसेस को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। डिवाइसेस को जोड़ने के लिए हम आमतौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे ये ओएसआई मॉडल की किस कौन सी लेयर पर काम करता है, तो आप बताओगे यह ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? तो एक खास बात और है कि ये जो स्विच है ये मैक एड्रेस पर भी काम करता है। खैर, अब यहाँ पर देखो इसका ऑप्शन या हम कहें इसका उद्देश्य क्या है? स्विच वाईफाई तो मैंने बताया नहीं, उपकरणों को कनेक्ट करता है, यानी कि इसका हो जाएगा दूसरा। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है मॉडेम। मॉडेम में आओ जरा, मैंने आपको ये भी बताया था। मॉडेम इसका जो मतलब होता है, दरअसल इसमें दो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मैंने आपको क्लासिफाई करके बताया था, याद करो थ्योरी क्लास में। मॉड्यूलेशन, दरअसल ये लिखा है मॉडेम, और मॉडेम में दो प्रोसेस होते हैं। मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे, कौन सा? एक बताया था मॉड्यूलेशन और एक बताया था डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ये लिखा है मॉड्यूलेशन, इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल, इनको परिवर्तित किया जाता है एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग सिग्नल में। तो डिजिटल सिग्नल किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? आप बताओगे ये हो रहे हैं एनालॉग सिग्नल में। और एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, वो प्रक्रिया कहलाती है मॉडेम, सॉरी मॉड्यूलेशन। ठीक। अब यहाँ पे आओ, ये लिखा है डीमॉड्यूलेशन, यानी कि ठीक इसका विपरीत। अब ये जो प्रक्रिया हो रही थी, इस प्रक्रिया को उल्टा कर दो, वही डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। अर्थात यहाँ एनालॉग ऊपर आ जाएगा और डिजिटल नीचे चला जाएगा। अर्थात इसमें एनालॉग सिग्नल को इसमें परिवर्तित किया जाता है, ये परिवर्तित होता है डिजिटल सिग्नल में। ठीक। अर्थात ये परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आओ, ये लिखा है मॉडेम, इसका उद्देश्य क्या है? वाईफाई कवरेज तो बढ़ाना है नहीं?
उपकरणों को कनेक्ट करना भी नहीं है, ये डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है। ठीक? तो सी पार्ट का हो जाएगा तीसरा, बात समझ पा रहे हो? बी का हो जाएगा दूसरा और पहले का हो जाएगा चौथा। अब बचा कौन? एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट का हो जाएगा पहला। अब इसको भी देख लो, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट। मैंने क्या कहा था? एक्सेस पॉइंट में मैंने कहा था कि ये वायरलेस एक वायरलेस नेटवर्क डिवाइस है। नेटवर्क डिवाइस है। अब मुझे बताओ, ये वायरलेस है, तो फिर इसमें जोड़ने के लिए या कनेक्ट करने के लिए क्या वायर की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, वायरलेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो वायरलेस में ये जो डिवाइस है, ये फिर किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी वाई-फाई पर। अर्थात वाई-फाई का प्रयोग करके इस डिवाइस में या हम कहें इस डिवाइस के साथ लिंक स्थापित किया जाता है। इसकी ये खास बात होती है। इसको या हम ऐसे लिखते हैं कि इसमें वाई-फाई वाई-फाई का प्रयोग करके डिवाइस के साथ लिंक स्थापित किया जाता है। स्थापित किया जाता है। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? अच्छा, अब ये मैंने लिखा इसमें वाई-फाई का इस्तेमाल किया जाता है और लिंक स्थापित किया जाता है। क्या इसके द्वारा नेटवर्क कवरेज को बढ़ाया भी जाता है? हाँ, दरअसल इसके द्वारा वाई-फाई कवरेज या फिर नेटवर्क कवरेज को बढ़ाया भी जाता है और लगभग 100% तक इसके द्वारा नेटवर्क कवरेज को बढ़ाया जाता है। अर्थात इसके प्रयोग से नेटवर्क कवरेज को या हम कहें वाई-फाई कवरेज को 100% तक बढ़ाया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर आओ, आपसे वही पूछा गया था कि एक्सेस पॉइंट इसका कहाँ पर आप मैच कराओगे? वाई-फाई कवरेज को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है? तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आप मैच करा लेना, है ना? अ, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका 66। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 में। यहाँ पर लिखा है एक विघटन है और एक कारण है। इसमें एसएसडी दिया है और एचडीडी दिया है। उनकी तुलना कह रहा है, इनकी तुलना में एसएसडी एचडीडी की तुलना में तेज डेटा पहुंच यानी एक्सेस प्रदान करता है। फिर कारण है कि हाँ, इसका जो कारण होगा वो होगा एसएसडी फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है, जबकि एचडीडी यांत्रिक भागों यानी मैकेनिकल पार्ट्स पर निर्भर होते हैं। क्या ये कथन और ये कारण सही है? और इसके अलावा क्या कारण कथन के लिए भी सही है? ये पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले आपको एसएसडी और एचडीडी के बारे में पता होना चाहिए, है ना? इस तरह के प्रश्न आप तभी कर पाओगे। देखो, एसएसडी और एचडीडी में अंतर समझो। यहाँ पर मैंने लिखा एचडीडी और यहाँ पर मैंने लिखा एसएसडी। सबसे पहले तो आपको इनका फुल फॉर्म ही पता हो। इसको कहते हैं हार्ड हार्ड डिस्क ड्राइव और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है? ये हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव और ये हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब मुझे ये बताओ, एचडीडी जो है यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसमें सामान्यतया यांत्रिक भागों का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकल पार्ट्स यांत्रिक भागों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल इसमें यांत्रिक भाग नहीं होते हैं। इसमें यांत्रिक भागों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ ज़रा एचटीडी में। इसमें जो आरडब्ल्यू यानी रीड राइट जो समय होता है वो ज़्यादा होता है। अर्थात आरडब्ल्यू समय इसमें ज़्यादा लगता है और इसमें आरडब्ल्यू समय कम लगता है। इसके अलावा इसमें विलंबता अधिक होता है और इसमें विलंबता कम होती है। ठीक? मैंने आपको लेटेंसी टाइम, सीक टाइम ये सब कुछ पढ़ाया है। तो इस तरह की शब्दावलियों पर भी फ़ोकस करना है। लेटेंसी टाइम क्या होता है, सीक टाइम क्या होता है, रीड राइट हेड क्या होता है ना?
अच्छा, इसके बाद एचडीडी की और क्या खास बात होती है? एचडीडी का जो वजन होता है, वो वजन ज़्यादा होता है। वहीं अगर हम एचडीडी की बात करें, सॉरी एसएसडी की बात करें, सॉलिड स्टेट ड्राइव की, इसमें वजन कम होता है। इसका आकार बड़ा होता है एसएसडी की तुलना में, आकार बड़ा होता है और इसमें आकार इसका छोटा होता है। वहीं एचडीडी में जब आप जाओगे, तो इसमें आपको पता ये चलेगा कि इसका जो डेटा एक्सेस टाइम होता है, डेटा एक्सेस टाइम ये धीमा होता है। और वहीं इसमें डेटा एक्सेस या हम कहें डेटा एक्सेसिंग की जो गति होती है, डेटा एक्सेसिंग गति ये तेज होती है एचडीडी की तुलना में। ठीक है, चूंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इसमें यांत्रिक पार्ट्स होते हैं, तो कभी कभी जब ये काम करता है तो इसमें यांत्रिक हलचल होती है, यानी कि ये शोर उत्पन्न करता है, शोर उत्पन्न करता है। और ये शोर उत्पन्न नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता। ठीक, तो यहाँ पर आओ, ये मैंने आपको बताया है कि यांत्रिक भाग इसमें नहीं होते हैं और इसमें जो एक्सेस टाइम होता है वो धीमा होता है एचडीडी में, जबकि एसएसडी में एक्सेस टाइम तेज होता है। यहाँ पर वही कह रहा था कि एसएसडी एचडीडी की तुलना में तेज एक्सेस प्रदान करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, पहला सही है। एस एचडी फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, बल्कि एचडीडी यांत्रिक भागों यानी मैकेनिकल पार्ट्स का पर निर्भर होते हैं। ये भी सही है और इसका ये कथन का ये जो कारण दिया है वो भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया 67। आगे बढ़ो जरा। नेक्स्ट कौन सा दिया गया है? 68, 68 नंबर। इसमें कह रहा है कि कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैश मेमोरी, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और हालांकि ये जो इस लेवल के क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको अंतर नहीं बताया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एचडीडी और एसएसडी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हुई थी। अब ये चूंकि नया ट्रेंड है, यूपी ट्रिपल एस सी इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको जो टॉपिक्स पढ़ा दिए गए हैं उनके अपडेटेड क्लास भी आएंगी। ठीक है, जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स आपके कंप्यूटर के बचे हैं उनको कंप्लीट करने के बाद ये जो नए टॉपिक्स या हम कहें ये जो पुराने टॉपिक्स हो गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो भी मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, उनकी अभी अपडेटेड क्लासेस भी आएंगी। क्योंकि अब जो आयोग पूछ रहा है वो और अंतर से पूछ रहा है ना? तो थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी हमें भी बदलनी पड़ेगी। चलिए उसको शुरू करते हैं 67 के बाद 68। यहाँ पर समझो, कह रहा है कैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस तरह के सवाल आप कर पाओगे क्योंकि इन टॉपिक्स को हमने डिटेल में कवर करवा दिया है। जैसे पहला लिखा है कैश मेमोरी रैम से तेज होती है। हाँ, ये बिल्कुल। दूसरे में कह रहा है कि कैश मेमोरी क्विक एक्सेस यानी तेज पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करती है। क्या ये सही है? आगे कह रहा है कि कैश मेमोरी केवल सीपीयू के बाहर स्थित होती है। और आगे कह रहा है कैश मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। अब इसमें कौन से सही है? आओ देखो, मैंने आपको क्या क्या बताया था कैश मेमोरी के संबंध में, यहाँ पर समझो। कैश मेमोरी, जहां पर मैंने कैश मेमोरी संबंधी नोट्स दिए हैं, उन नोट्स को खोलो और वहां से पढ़ो। मैंने आपसे कहा था कि ये जो कैश मेमोरी है, यह कंप्यूटर में कंप्यूटर में छोटा होता है लेकिन तेज होता है। अर्थात एक ऐसी मेमोरी जो छोटी है लेकिन तेज है। ठीक, और ये जो कैश है ये मेमोरी का एक घटक होता है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो सीपीयू, ये जो कैश मेमोरी है, ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में स्थित होता है। और मुझे बताओ, ये जो कैश मेमोरी है ये किसका इस्तेमाल करती है? मैंने कहा था ये अत्यधिक तेज, यह अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, RAM, याद रखना, यह अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का प्रयोग करती है, चिपों का प्रयोग करती है। अब मुझे बताओ, ये लिखा है स्टैटिक रैम। अब यहाँ पर अगर ये रैम चिप का इस्तेमाल कर रही है तो मुझे बताओ ये रैम क्या है? रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, या फिर ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है? तो आप बताओगे ये एक वोलाटाइल मेमोरी है।
वही आपसे पूछा गया था, अगर ये एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो फिर कैश मेमोरी भी कैसी होगी? चूँकि ये स्टैटिक रैम का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर कैश भी एक वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। यहाँ जो ये कथन दिया है ना, ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक? अब देखो, बहुत सारी बातें हैं जो आपको रीड बिटवीन द लाइन्स एक आपने फ्रेज़ पढ़ा होगा इंग्लिश में, कि आपको जब भी कभी आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपको उस पैराग्राफ में क्या हिडन मीनिंग है, वो भी आपको समझनी पड़ेगी। अगर मैंने आपसे स्टेटमेंट में केवल इतना लिखा है कि तेज स्टैटिक रैम का इस्तेमाल करती है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रैम है, ये एक वोलाटाइल है, और अगर कैश मेमोरी रैम का इस्तेमाल कर रही है, तो फिर ये भी एक वोलाटाइल ही हो जाएगी, ठीक है? इस तरह के आपको कथन और निष्कर्ष पर आना होगा, इस तरह की सोच विकसित करनी होगी, और वो तभी कर पाओगे जब बहुत सारे आपने चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, पूरा का पूरा कंप्यूटर 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लिया होगा। फिर इस प्रकार से आप सोचने लगोगे, ठीक है? अब यहाँ पर आओ, इसके बाद मैंने आपको बताया था सीपीयू के ये कहें, मैंने आपको सीपीयू की संरचना बताई थी, याद करो। सीपीयू की संरचना, और सीपीयू की संरचना में मैंने कहा था इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, ठीक? ये 3 भाग मैंने कौन-कौन से बताए थे? याद करो। एएलयू बताया था, जिसे कहा जाता है अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, बोलो भाई। और दूसरा मैंने बताया था सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक? और एक मैंने बताया था एमयू, यानी कि मेमोरी यूनिट बताया था। इसी मेमोरी यूनिट में मैंने आपको 2 मेमोरीज़ बताई थी, कौन-सी? एक बताई थी रजिस्टर, और एक बताई थी कैश मेमोरी। तो अब मुझे बताओ, ये जो सीपीयू की संरचना है, ये कैश मेमोरी कहाँ पर है? सीपीयू में है या फिर सीपीयू से बाहर है? ये गलत हो जाएगा। कह रहा है सीपीयू से बाहर स्थित होती है, नहीं। मैंने आपको ये जो बताया है कैश मेमोरी, ये 3 घटकों के अंदर अंतर्गत ही तो बताया है। बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कथन और निष्कर्ष में भी आना चाहिए। रीड बिटवीन द लाइन्स, जो वाक्य लिखा है उसको बार-बार पढ़ो, और उसी कथन पर ही ये सवाल बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल। और इस तरह के सवालों में, या हम कहें इस तरह के जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, हालाँकि कन्फ्यूज़न होता है, बहुत डीप में आपको पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपने स्तर से इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाते हो, तो आपका एक सीट कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? तो चलिए खैर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, इसमें कह रहा है फायरवॉल के बारे में। ये टॉपिक मैं आगे जब वायरस और नेटवर्क सिक्योरिटी इनके बारे में पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर इस शब्द को और इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, उन सबको डिस्कस करूँगा, ठीक है? यहाँ पर देखो, ये लिखा है फायरवॉल। इसके संबंध में कौन-सा कथन है जो सही है? सही कथन आपसे पूछा है। फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करते हैं, क्या ये सही है? या फिर फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस, या हम कहें अनाधिकृत पहुंच को ब्लॉक कर देते हैं, क्या ये सही है? फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक को रोक सकते हैं, क्या ये सही है? और आगे दिया गया है फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, क्या ये सही? इनमें से कौन से सही है, बस वो पूछा है। अब यहाँ पर आओ, मैं आपसे कुछ बातें फायरवॉल के संबंध में डिस्कस कर लूं, ध्यान दो। देखो, जैसे ही मैंने कहा फायरवॉल, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए, ये एक दीवार है, यह एक दीवार है, ठीक? गौर करना, अर्थात फायरवॉल का संबंध हम लगाते हैं एक दीवार से, एक ऐसी दीवार जो अनाधिकृत लोगों का प्रवेश को रोकती है। ये मैंने दीवार खड़ी कर दी। अब इसमें जो एक वैध बंदा है, वही इसको पार करके अंदर आ पाएगा। ठीक इसी प्रकार से नेटवर्क के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, और उसमें जो अनाधिकृत एक्सेस लेने वाले होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, चाहे अंदर आ रहा हो या फिर बाहर जा रहा हो, दोनों ही कंडीशन में इसमें डिटेक्ट किया जाता है, और फिर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये जो फायरवॉल है, इसका संबंध एक दीवार से लगाया जाता है। याद रखें, ये जो फायरवॉल है, इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन से कार्यान्वित किया जाता है। अर्थात इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन से कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है?
तो फिर ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के संयोजन से इसका कार्यान्वयन हो रहा है। अर्थात एक बात समझो, जब भी कभी जितने भी संदेश हैं, सभी संदेशों को जो इंट्रानेट से चाहे बाहर जाते हों, चाहे इंट्रानेट के अंदर आते हों, चाहे बाहर जा रहे हों या चाहे अंदर प्रवेश कर रहे हों, फायरवॉल के माध्यम से ही गुजरते हैं। चाहे व्यक्ति बाहर जा रहा हो या चाहे व्यक्ति अंदर जा रहा हो, इस दीवार के माध्यम से ही गुजरेगा। अर्थात फायरवॉल के माध्यम से अंदर प्रवेश करे कोई भी संदेश या बाहर जाए कोई भी संदेश, वो किसके माध्यम से प्रवेश करता है, किसके माध्यम से गुजरता है? वो गुजरता है फायरवॉल के माध्यम से। याद रखो, सभी संदेश सभी संदेश जो इंट्रानेट से बाहर जाते हों ये अंदर प्रवेश करते हों, अंदर प्रवेश करें। ठीक है? बाहर जाएँ या फिर अंदर प्रवेश करें, वो किसके माध्यम से जाते हैं? वे सभी फायरवॉल के फायरवॉल के माध्यम से जाएँगे। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो फिर एक बात मुझे बताओ, जब फायरवॉल के माध्यम से जाएँगे तो फिर फायरवॉल इन सारे के सारे जो भी संदेश हैं, इनकी जाँच करेगा और अगर इनमें कोई अराजक संदेश पाया गया या हम कहें कोई भी ऐसा संदेश पाया गया जो सुरक्षा मानदंड को पूरा नहीं करता है, उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा। ये इसका काम होता है। अर्थात ध्यान दो, फायरवॉल सभी संदेशों की जाँच करता है, सभी संदेशों की जाँच करता है। फिर से समझो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये फायरवॉल लगा है। अंदर गया कोई, उसकी भी जाँच करेगा, बाहर गया उसकी भी जाँच करेगा। ठीक है? अर्थात ये सभी संदेशों की जाँच करता है, जो संदेश सुरक्षा मापदंड को सुरक्षा मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, पूरा नहीं करते, यह उन्हें रोक देता है। वापस आओ, कह रहा है कि फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करते हैं, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कि फायरवॉल अनऑथराइज्ड एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं, हाँ, बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, सही हो जाएगा। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर अटैक्स को रोक सकता है? नहीं, सभी प्रकार के साइबर अटैक को नहीं रोकता। ये फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, मैंने अभी आपसे बताया था। हाँ, हो सकते हैं, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, सवाल कौन-सा है अब? ये है आपका 70 नंबर, गौर करो। 70 नंबर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप नोट्स में पढ़ सकते हो। ये लिखा है सबनेट मास्क। ये सबनेट मास्क क्या होता है? नेटवर्क को एन्क्रिप्ट करता है, आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। क्या ये सही है? तो देखो, सबनेट मास्क। अच्छा, यहाँ पर मैं 2-3 बातें आपको और बता देता हूँ, फायरवॉल से संबंधित। अ, हुँ, देखो, फायरवॉल से संबंधित 1-2 बातें और याद रखना इसके इतिहास से। हो सकता है अगले एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ लिया जाए, तो आप बताओगे इसको शुरुआत कब किया गया था? कहते हैं 1980 1980 के दशक में 1980 के दशक में फायरवॉल तकनीक उभरी थी या तकनीक का विकास किया गया था। तकनीक उभरी। खैर, अब नेक्स्ट देखो, मैं बात कर रहा हूँ सबनेट मास्क की। सवाल पूछा आपसे कि सबनेट मास्क क्या है? इसे कहा जाता है नेट मास्क। नेट मास्क। हम इसे नेटवर्क मास्क भी कहते हैं। शॉर्ट नेम है, पूछे जा सकते हैं, याद रखना। सवाल ये है कि ये जो सबनेट मास्क है, ये है क्या वास्तव में? वास्तव में ये एक संख्या है और ये संख्या 32 बिट की है। 32 बिट की संख्या है, गौर करना। अच्छा, ये जो 32 बिट की संख्या है, ये वास्तव में करती क्या है? तो ये आईपी एड्रेस को 2 भागों में बाँटती है। आईपी एड्रेस को 2 भागों में बाँटती है, याद रखोगे। और ये जो आईपी एड्रेस को 2 भागों में बाँटती है, जिसमें से एक भाग कहलाता है आपका नेटवर्क आईडी नेटवर्क आईडी और एक भाग कहलाता है होस्ट आईडी। ठीक? तो ये नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में ये परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर आओ ज़रा, सवाल आपसे पूछ रहा था कि सबनेट मास्क का काम क्या होता है? ये एक आईपी एड्रेस को नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में बाँटता है, अर्थात बी पार्ट सही हो जाएगा।
अब इसी से मिलते-जुलते कुछ शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबनेटिंग, ये क्या है? आपने सबनेट मास्क तो पढ़ लिया। सबनेटिंग क्या है? दरअसल एक बड़े जो आईपी एड्रेसेस होते हैं, जब हम उनको छोटे-छोटे भागों में खंडित करते हैं, तो फिर वो जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है सबनेटिंग। याद रखो, एक बड़े आईपी एड्रेस को छोटे-छोटे खंडों में विभाजित करने की प्रक्रिया सबनेटिंग कहलाती है। ठीक है? एक बड़े आईपी एड्रेस को छोटे-छोटे खंडों में छोटे-छोटे खंडों में विभाजित करने की प्रक्रिया ये सबनेटिंग कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपसे अ, सबनेट के रिप्रेजेंटेशंस मुझे बताओ। जैसे मैं 1 मिनट जस्ट वेट। मैंने क्या कहा था यहाँ? सबनेट मास्क, यहाँ आईपी एड्रेस 2 भागों में बाँटा जाता है। हाँ, चलो ठीक है। मुझे बताओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबनेट मास्क सबनेट मास्क सबनेट मास्क किसे रिप्रेजेंट करता है? आपने कहा कि यह 32 बिट का नंबर है। यह 32 बिट का नंबर है। अच्छा, ठीक है। और मुझे ये बताओ अगर ये 32 बिट का नंबर है तो ये किससे मिलके बना है? आप क्या बताओगे? ये बना है 0 और 1 से। गौर करना, 0 और 1 से बना है। ये 0 क्या शो करता है? और ये जो 1 है ये क्या शो करता है सबनेट मास्क में? आप बताओगे 0 शो करता है नेटवर्क में डिवाइस या फिर होस्ट को पहचानता है ये। यह नेटवर्क में डिवाइस या हम कहें होस्ट की पहचान है की पहचान है। ठीक? वहीं 1 क्या है? 1 आप कहोगे यह नेटवर्क की पहचान है। नेटवर्क की पहचान है। याद रखोगे ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबनेट मास्क 0 और 1 किसे शो करते हैं? 0 शो करता है होस्ट या फिर डिवाइस को और 1 शो करता है ये नेटवर्क को। ठीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें क्या कह रहा है? मैं इसको थोड़ा-सा और ऊपर करता हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जी टू सी गवर्नमेंट टू सिटीजन ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है? बताओ भाई, गवर्नमेंट टू सिटीजन ये किसका उदाहरण है? 1 मिनट। कौन-सा है जो जी टू सी सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है? सरकार से सरकार, ये तो गलत हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी, डिजिटल भुगतान पोर्टल, ये भी गलत है। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, जी टू सी। इसके अलावा सरकारी कार्यालय के लिए सुरक्षित डॉक्यूमेंट एक्सचेंज, ये भी गलत हो जाएगा। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग का सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें डीएनएस के बारे में दिया है। कह रहा है कि डीएनएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? डीएनएस को मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस आप नोट्स खोलिए और वहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस को मैंने क्लासिफ़ाई करके कितने बिट के होते हैं, आईपीवी4 को भी बताया है और मैंने आपको आईपीवी6 के बारे में भी बहुत डिटेल से चर्चा करी है। ठीक? तो अब यहीं पर मैं आपसे चर्चा करता हूँ डीएनएस की। डीएनएस ये क्या है? आओ देखो। सवाल में क्या कह रहा है? सबसे पहले तो आप यहाँ पर आओ। आपसे कह रहा है कि डीएनएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? डीएनएस उपकरणों के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करता है, नहीं ये तो गलत है। डोमेन नेम सिस्टम है ये। यहाँ पर आओ, डीएनएस अनन्य रूप से आईपीवी6 पर चलता है। ये तो आईपीवी4 भी मैंने बताया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना? आगे कह रहा है कि डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। 1 मिनट, 1 मिनट। ये आईपी एड्रेस को ये उल्टा लिखा है। दरअसल डीएनएस डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है। मैंने ये तो बताया नहीं था, जस्ट वेट। डीएनएस आईपी एड्रेस को, हाँ ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। डीएनएस डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है, ये उल्टा लिखा है। आगे बढ़ो जरा। डीएनएस लोकल नेटवर्क होस्ट नामों का समाधान नहीं कर सकता। 1 मिनट फिर से पढ़ो। डीएनएस
लोकल नेटवर्क होस्ट नामों का समाधान नहीं कर सकता, ये भी गलत हो जाएगा। सारा का सारा गलत है, ई पार्ट सही होगा। कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 73। इसमें कह रहा है कि एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है? दरअसल ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक अभी मैंने कराया नहीं है, ठीक है? और जब मैं कराऊँगा तो वहाँ पर मोनोलिथिक और इसके अलावा माइक्रो सर्विसेज इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम इनका जो तुलनात्मक अध्ययन है, क्या है? सवाल वहाँ से भी कथन बना के पूछे जाते हैं, जैसे ये कथन है, तुलना में ही पूछा जा रहा है। इनके मध्य आपको अंतर पता होना चाहिए और जब अंतर आपको पता होगा, तभी आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है? इस निष्कर्ष पर आप पहुँचेंगे। तो ये दोनों ही दोनों शब्दावलियाँ और इनके अंतर आपको पता होने चाहिए। ठीक है? ये टॉपिक अभी मैंने आपको नहीं कराया है। खैर अभी क्लासेस कंटिन्यू हैं। जब आपका कंप्यूटर पूरी तरह से कंप्लीट होगा, तब आप जानेंगे कि आपने क्या-क्या सीखा है। ठीक? चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे 2-3 बातें डिस्कस कर लूँ? कौन-कौन सी? एक शब्द आपको दिया गया था, आप वापस आइए ज़रा। मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। यहाँ पर आओ। मैंने लिखा सर्विस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर और एक कौन-सा मैंने लिखा? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ठीक है? ये जो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला। इसकी वास्तुकला क्या है? आर्किटेक्चर क्या है इसका? इसका आर्किटेक्चर है माइक्रो सर्विसेज यानी कि बहुत छोटी-छोटी सेवाएँ प्रदान करना। अर्थात छोटी और स्वतंत्र सेवाओं में विघटित होना। ये इसकी मेन वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पर आओ, मोनोलिथिक लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि सुदृढ़ रूप से इसमें जो डेटाबेस होते हैं वो एकत्रीकरण के द्वारा शो कराए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सुदृढ़ रूप से एकीकृत एकीकृत अ, डेटाबेस। ठीक? तो अब यहाँ पे जो माइक्रो सर्विसेज कह रहा है वास्तुकला में कि स्वतंत्र सेवाओं को इसमें विघटित कराया जाता है। इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो हो जाएगा मोनोलिथिक सिस्टम माइक्रो सर्विसेज की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में माइक्रो सर्विसेज डिबग करना आसान होता है। माइक्रो सर्विसेज सेवाओं की स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति होती है। हाँ, ये सही होगा। इसमें स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति होती है माइक्रो सर्विसेज में। अर्थात छोटी और स्वतंत्र सेवाओं में इसे विघटित किया जाता है। तो सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है 74। निम्नलिखित साइबर अटैक का उनकी परिभाषाओं से मिलान कीजिए। ये साइबर अटैक हैं और यहाँ पर परिभाषाएं हैं। ये शब्द दिया है DDoS। हालांकि अभी ये टॉपिक मैंने आपको बताया नहीं है, पढ़ाया नहीं है और कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। बहुत जल्द हम इस टॉपिक पर पहुंचेंगे। लेकिन इसमें इस शब्द को मैंने आपसे डिस्कस किया था। DDoS ये क्या है? ये सर्वर को ओवरलोड कर देता है। बताया था? एक-एक शब्द पकड़ के चलना है। भी आप इस तरह के सवालों को कर पाएंगे बहुत गंभीरता से। ठीक है? ये सर्वर को ओवरलोड कर देता है। अब यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लो। सर्वर ट्रैफिक से ओवरलोड हो जाता है, तो डी का हो जाएगा चौथा। आप यहाँ पर आओ और ऑप्शन मैच कराओ ज़रा। डी का चौथा कौन-सा दिया है? या तो आंसर ये होगा, या तो आंसर ये होगा और या तो आंसर ये होगा। ये दोनों तो गलत हो गए। ठीक? अब आगे जो और शब्दावलियाँ दी हैं, उनके भी अर्थ पता होने चाहिए। तब आप इस उत्तर तक पहुँच पाओगे। अच्छा, एक ये दिया है की लॉगिंग। अगर आपने इस शब्द को पढ़ा हो, की लॉगिंग, तो फिर आप इसके उत्तर तक पहुँच सकते हो। की लॉगिंग का मतलब क्या होता है? एक की लॉगर उपकरण होता है और वो की लॉगिंग का काम करता है। इसमें कीबोर्ड से जो आप इनपुट देते हो, उस इनपुट को ये कैप्चर करता है और कैप्चर करने की प्रक्रिया ही की लॉगिंग कहलाती है। तो सी का हो जाएगा तीसरा, यानी कि इसका ये हो जाएगा तीसरा। तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। सारे के सारे आपको सही पता है, नहीं पता है, उससे मतलब भी नहीं है। है ना?
तो ये शब्दावलियाँ हैं, इन शब्दावलियों को नज़रअंदाज नहीं करना है। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। लेकिन हाँ, तथ्य बना दिए हैं, कथन बना दिए हैं, तो वो सवाल आपको कठिन लग रहा है। ठीक? देखो, ये लिखा है रैनसम और ये लिखा है फ़िशिंग और ये लिखा है कीलॉगिंग, ये लिखा है ड्यूएस। रैनसम रैनसम के लिए डेटा को एन्क्रिप्ट करने का ये काम करता है। फ़िशिंग डेटा चुराने के लिए एक भ्रामक ईमेल भेजता है। ईमेल में मैंने इस शब्द का भी ज़िक्र किया हुआ है आपसे। नोट्स आप खोल के देखिए। कीलॉगिंग और डीओएस इसका भी ज़िक्र किया हुआ है। लेकिन ये 2 शब्द हैं, ये जब आगे टॉपिक आएगा आपका साइबर अटैक, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। नहीं, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि निम्नलिखित एल्गोरिदम का उनके प्राथमिक उद्देश्यों से मिलान करो। ये एल्गोरिदम है और इन एल्गोरिदम को उनके उद्देश्य से मिलान करना है। जैसे इसमें डिजक्स्ट्रा का एल्गोरिदम लिखा है, एईएस लिखा है, क्विक सॉर्ट और ये लिखा है पेज रैंक। पेज रैंक ये मैंने आपको गूगल में जब मैं सर्च इंजन बता रहा था वहां पर बताया हुआ है कि पेज रैंक क्या होता है। अब देखो, पेज रैंक यहाँ पर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक प्रदान करना। तो डी का हो जाएगा दूसरा। अब यहाँ पर आपका आंसर बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। ये तो गलत हो गए। ठीक, अब बाकी के आपको पता करने होंगे। तो चलिए देखते हैं इनको एक-एक करके। एल्गोरिदम, है ना? सबसे पहले आप देखो एक शब्द ये लिखा है अ, डिजकस्ट्रा कुछ ऐसे लिखते हैं। शब्द इंग्लिश का है, आप देख लीजिए। एल्गोरिदम, ये एल्गोरिदम क्या है वास्तव में? आप कहोगे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इस एल्गोरिदम की खोज करी किसने थी? 1956 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था एडसगर डब्ल्यू डिजस्ट्रा या क्या नाम है इनका जनाब का हम प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे हैं। खैर हम ऐसे लिखे दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ जाना। खैर, ये शख्स थे एड्सगर डब्ल्यू और इन्हीं ने 1956 1956 में इसकी कल्पना की थी इस एल्गोरिदम की। ये एल्गोरिदम है क्या वास्तव में? आप ये बताओ मुझे। ये एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है जो नोड्स के बीच में एक छोटे से रास्ते को खोजता है, अर्थात शॉर्टकट को खोजता है। हम ये कह सकते हैं कि यह नोड्स में या हम कहें नोड्स के बीच में सबसे छोटे रास्ते को खोजता है। सबसे सबसे छोटे रास्ते को खोजता है। ठीक? यहाँ तक बात समझ पाए? तो एक शॉर्टकट खोजता है, शॉर्टेस्ट रूट खोजता है ये एल्गोरिदम। साथ हम इसकी अगर एक लाइन में परिभाषा इसकी लिखें, तो हम ये लिख सकते हैं कि यह एल्गोरिदम किसी स्रोत गौर करना, किसी स्रोत नोड से दूसरे नोड तक दूसरे नोड तक सबसे छोटा रास्ता दिखाता है, सबसे छोटा रास्ता दिखाता है। ठीक, इसे ही कहा जाता है हाँ, डिजस्ट्रा एल्गोरिदम। तो ये लिखा है डिजस्ट्रा एल्गोरिदम। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ में सबसे छोटा पथ ढूंढना। इसका हो जाएगा चौथा। ठीक, अब यहाँ पर आओ लिखा है एईएस और क्विकसॉर्ट। सबसे पहले आप यहाँ पर डिजस्ट्रा में एक बात और समझो। मैं आपको जस्ट वेट, ये लिखा है डिजस्ट्रा। इसका विकास किसने किया था? एड्सगर डिजस्ट्रा ने 1956 में किया था। अच्छा, इसी से मिलता-जुलता एक और एल्गोरिदम है, याद रखना, वो भी शॉर्टेस्ट रूट को दिखाता है। एक तो मैंने लिख दिया डिजस्ट्रा, डिजस्ट्रा एल्गोरिदम, ठीक है? और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? टारगेट क्या है? ये छोटे से छोटे रास्ते को खोजता है, अर्थात छोटा रास्ता खोजना इसका मुख्य लक्ष्य है। रास्ता खोजना। एक एल्गोरिदम और है जिसको आप याद रखोगे और उसका काम भी यही है, शॉर्टेस्ट रूट खोजना। इस एल्गोरिदम का नाम है बेल-मैन-फोर्ड, बेल-मैन-फोर्ड एल्गोरिदम। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इनका नाम दे दे कि ये एल्गोरिदम का संबंध किससे है। इस एल्गोरिदम का संबंध भी छोटा रास्ता खोजने से है।
अर्थात डिजस्ट्रा के एल्गोरिदम और बेल फोल्ड के एल्गोरिदम दोनों का उपयोग किया जाता है ग्राफ में सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया था? एईएस। इसको समझो। एक शब्द लिखा है, ये लिखा एईएस। सबसे पहले तो आपको इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है, कहते हैं एडवांस्ड एनक्रिप्शन, एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। फिर से समझो, मैंने कहा एईएस, एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। अर्थात ये एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम है। सवाल ये उठा कि ये कैसा एल्गोरिदम है, तो आप कहोगे यह एक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। ठीक। मुख्य मुद्दा ये है कि इस तरह के एल्गोरिदम को विकसित कब किया गया? आप बताओगे इस तरह के एल्गोरिदम को सन 2001 में विकसित किया गया था। ये लिखा है एन्क्रिप्शन। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? मुख्य लक्ष्य होता है डेटा को सुरक्षित रखना। इसका जो लक्ष्य है वो है डेटा को सुरक्षित रखना। अर्थात इस तरह के एल्गोरिदम का विकास किया गया था डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। बात समझ पा रहे हो? एक खास बात और याद रखना, एईएस से अर्थात एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड से ये बाइट्स पर काम करता है। यह बाइट्स पर कार्य करता है। याद रखें, बिट्स पर नहीं। ये गलत हो जाएगा। ये बिट्स पर नहीं बल्कि ये बाइट्स पर काम करता है। अब ये एक शब्द लिखा है एन्क्रिप्शन। मैं यहाँ पर आपसे 3 शब्दों की चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा एन्क्रिप्शन। ये शब्दावलियों पर बहुत फोकस करना है आपको। और आप देख पा रहे होंगे इन्हीं शब्दावलियों से संबंधित मैच द फॉलोइंग्स करके सवाल पूछे जाते हैं। फिर एक मैंने लिखा सिफर टेक्स्ट। ये क्या होता है? और एक शब्द मैं और लिखता हूँ डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन। गौर करना। यहाँ पर आओ। ये लिखा है एन्क्रिप्शन, ये लिखा है सिफर टेक्स्ट और ये लिखा है डिक्रिप्शन। मुझे सबसे पहले बताओ, ये जो शब्द मैंने लिखा था एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है, तो ये एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम कैसे है? अर्थात एन्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? समझो। जब भी कभी आपके पास कोई टेक्स्ट है, तो फिर उसे सुरक्षा की दृष्टि से उसे सिफर टेक्स्ट में बदला जाता है। याद रखो, एन्क्रिप्शन के माध्यम से। अर्थात डेटा को, या हम कहें डेटा सुरक्षा बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए यह प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलता है। सिफर टेक्स्ट में बदलता है। ठीक। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि डेटा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में जो बदलने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है एन्क्रिप्शन। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि डेटा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया ही एन्क्रिप्शन है। अब सवाल ये आया कि ये जो सिफर टेक्स्ट है ये क्या होता है? ध्यान दो। वास्तव में ये जो सिफर टेक्स्ट है, मुझे बताओ सिफर टेक्स्ट बना कब? पहले तो प्लेन था और प्लेन के बाद वो बना सिफर। इसका मतलब क्या हुआ? सिफर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो एनक्रिप्टेड होता है। अर्थात यह एक एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। गौर करना। इसे किसके द्वारा बनाया गया है? कौन से एल्गोरिदम का प्रयोग करके बनाया गया है? इसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का प्रयोग करके बनाया गया है। और एक मुझे बात बताओ, इसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का प्रयोग करके प्लेन टेक्स्ट में भी बदला जा सकता है? बोलो भाई। तो हम ये कह सकते हैं इसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का प्रयोग करके प्लेन टेक्स्ट में भी बदला जा सकता है। प्लेन टेक्स्ट में भी बदला जा सकता है। ठीक। अब यहां पर आओ। आपने पहले प्लेन टेक्स्ट को सिफर में बदला। ठीक है। अब आप सिफर टेक्स्ट को प्लेन में बदल रहे हो, तो ये प्रक्रिया कुछ अलग नहीं हो गई। ये प्रक्रिया हो गई एन्क्रिप्शन नहीं, अब ये प्रक्रिया हो गई डिक्रिप्शन। देखो, प्लेन टेक्स्ट था, आपने उसको किस में बदला? सिफर टेक्स्ट में। तो ये जो प्रोसेस था, जिस प्रोसेस के माध्यम से आप प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदल रहे थे, वो प्रोसेस एन्क्रिप्शन कहलाता है। सिफर टेक्स्ट क्या है? एक एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट।
जिसे एन्क्रिप्शन के माध्यम से आपने प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदल दिया। तो सिफर टेक्स्ट क्या है? मैंने कहा एक एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट है। अब मुझे बताओ, जब भी कभी एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट को आप फिर से प्लेन टेक्स्ट में बदलोगे, या हम कहें सिफर टेक्स्ट को आप फिर से प्लेन टेक्स्ट में बदलोगे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाएगा डिक्रिप्शन। अर्थात इसमें सिफर टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट को पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। टेक्स्ट में बदला जाता है। तो अब मुझे बताओ, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वो प्रक्रिया कहलाएगी डिक्रिप्शन। ठीक है, वापस आओ जरा। ये लिखा है एईएस। एईएस का मतलब क्या हो गया? एईएस का मतलब हो गया डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करना। ठीक। अब ये लिखा है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट का मतलब क्या है? क्विक सॉर्ट का मतलब है डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करना। देखो, मैं यहाँ पर कुछ बातें क्विक सॉर्ट के लिए भी लिखता हूँ। मैंने लिखा क्विक सॉर्ट। गौर करो। इसमें क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम में दरअसल आंकड़ों को क्रम में लगाना होता है। अर्थात इस एल्गोरिदम का प्रयोग करके आंकड़ों को, जो भी आंकड़े हों, आंकड़ों को क्रम में लाया जाता है लाया जाता है। और अगर आप क्रम में ला रहे हो तो इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है। और ये जो डिवाइस है, दरअसल ये जो प्रोसेस है, या हम कहें ये जो एल्गोरिदम है, इसे कहा जाता है डिवाइड एंड कॉन्क्वर एल्गोरिदम। तो खैर, यहाँ पर आओ। ये हो गया क्विक सॉर्ट, तो इसका हो गया तीसरा, पहले का हो गया चौथा, और एईएस का हो गया पहला। अब ये लिखा है पेज रैंक। पेज रैंक के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया था। जैसे जैसे शब्दावलियां आती जाएंगी आपके चैप्टर्स में, उससे संबंधित जो एल्गोरिदम होंगे, उनको भी मैं डिस्कस करता जाऊंगा। तो ये जितने भी एल्गोरिदम हैं, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको डिस्कस कराए जाएंगे। तो हर एक पहलू को, हर एक बिंदु को बहुत गंभीरता से लेना है। ठीक है। और यकीन जानिए, आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे। हाँ, कुछ शुरुआती चैप्टर्स को मुझे वैल्यू एडिशन क्लासेस उसमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां से, हाँ, अभी इसके जो पेपर हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, पहले इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते थे, तो उस गंभीरता से जो चैप्टर्स थे उनको कवर भी नहीं करवाया गया था। तो खैर, अब अगर पूछे जा रहे हैं तो उसका फिर तोड़ भी निकालना पड़ेगा, है ना? पेज रैंक डेटा को कुशलतापूर्वक, ये तो गलत हो जाएगा। पेज रैंक वेब पेजों को रैंक प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखो, पेज रैंक एल्गोरिदम है क्या? पेज रैंक पेज रैंक एल्गोरिदम, ध्यान दो। ये जो पेज रैंक लिखा है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है पीआर। अगर आपसे कभी भी पीआर भी पूछ ले तो आप कहोगे ये पेज रैंक है। इसे ही कहा जाता है पेज रैंक। ठीक। इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है वेब पेज को रैंक करने के लिए। वेब पेज को रैंक करने के लिए आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लिखा है पेज रैंक। यहाँ पर आओ जरा। ये लिखा है पेज रैंक। गौर करना। पेज रैंक का नामकरण दरअसल दो शब्दों से हुआ है, या हम कहें, एक तो पेज रैंक के मालिक ही हैं, या हम कहें इन्होंने इनका विकास किया था, इनका नाम है लैरी पेज। तो ये जो लैरी पेज है, इस लैरी पेज का पेज उठा लिया गया और इन्हीं के नाम पे पेज रैंक नाम है। और एक है वेब पेज। अर्थात ये रैंक किसको प्रदान करता है? वेब पेजेस को रैंक प्रदान करता है। ठीक। तो चूंकि वेब पेज को रैंक प्रदान करता है, इसलिए वेब पेज में भी पेज शब्द को उठा लिया गया, और इन दोनों के ही नामकरण से इसका नाम उत्पन्न हुआ है। अब सवाल ये आता है कि पेज रैंक का विकास किया किसने? या ध्यान दो, इसका विकास किया किसने? आप बताओगे 1996 1996 में एक शख्स हुए जिनका नाम है लैरी पेज। लैरी पेज। तो लैरी पेज वह एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सरगेई ब्रिन। सरगेई ब्रिन ने एक शोध परियोजना के अंतर्गत इस एल्गोरिदम का विकास किया है।
एल्गोरिदम का विकास किया। ठीक है? याद रखिएगा ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपको बिल्कुल गंभीरता से लेना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। आज पेज रैंक पूछा है तो कल हो सकता है पेज रैंक के जनक पूछ दे, या पेज रैंक को विकास किसने किया था वो पूछ दे, या पेज रैंक का नामकरण किस किस के पर हुआ है उसको भी पूछ सकता है। पेज रैंक क्या है, पीआर का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो हर एक तथ्य से आप परिचित रहें। वापस आ जाओ, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, दूसरा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ो जरा। ये लिखा है एनटीएफएस और एफएटी 32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है। अब यहाँ पर समझो, ये लिखा है एनटीएफएस और ये लिखा है एफएटी 32। एनटीएफएस की तुलना में एफएटी फाइल एलोकेशन टेबल 3232 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है। इसकी विशिष्ट विशेषता है कंपैटिबिलिटी, दरअसल पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता होना, यही सही हो जाएगा। अब यहाँ पर इनके फुल फॉर्म आप देख लो एक बार, पूछे जा सकते हैं। ये लिखा है एफएटी 32। एफएटी 32 दरअसल इससे पहले जो इसका वर्जन आया था वो आया था एफएटी 16। तो इसमें कुछ सीमाएं थीं, इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, और इन सीमाओं को दूर करने के लिए एक नया वर्जन लॉन्च किया गया जिसका नाम है एफएटी 32। अर्थात एफएटी 32 क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल 32। यह पिछले फाइल सिस्टम का एक्सटेंशन है। पिछला फाइल सिस्टम 16 इसका एक्सटेंशन है, और जो एफएटी 16 में सीमाएं थीं उनको दूर करने के लिए इस 32 को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर आओ, एनटीएफएस इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, आप बताओगे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, इसको 1993 में विकसित किया गया था। 77 में आ जाओ, इसमें आपसे कुछ शॉर्टकट पूछा है। कह रहा है एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर आपको खोलना है तो आपको कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करना होगा। याद करो, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आप जाओ, सबसे जो पहली मैंने लाइन लिखी थी अपने नोट्स में, नोट्स को खोलो एक बार रिवाइज करो। वहां पर मैंने कहा था कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को अगर खोलना हो तो आप इस्तेमाल करोगे कंट्रोल+T। ये तो पहली लाइन थी फॉन्ट एमएस वर्ड में, आप देखिए नोट्स में। और फिर मैंने आपसे कहा था, वहीं पर नीचे लिखा था, फॉन्ट बदलने के लिए, अगर आपको फॉन्ट बदलने हो तो उसके लिए जो आप डायलॉग बॉक्स खोलते हो, अर्थात फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को फिर से अगर खोलना हो तो फिर आप कौन सी कुंजी इस्तेमाल करते हो। आप करते हो कंट्रोल+Shift+F। ये दोनों ही कुंजियां मैंने आपको कराई हुई हैं। ठीक है, तो कहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर हमें भी अभी विचार करना होगा, उन गहराइयों तक पहुंचना होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। इसका आंसर होगा कंट्रोल+Shift+F। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगला नेक्स्ट कौन सा है, 78। हाँ, इसमें कह रहा है कि एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग भाषा से सवाल है। और ये जो आपका अभी टॉपिक चल रहा है नेटवर्क, नेटवर्क के बाद आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक शुरू होगा, जो आपका कोर्स कंटिन्यू चल रहा है एप्लीकेशन में। ठीक है, तो वहाँ पर इन सारी की सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं को और इसके अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको डिटेल में कवर करेंगे। तो खैर यहाँ पे आओ, इसमें 79, इसका उत्तर क्या होगा। प्रोग्रामिंग भाषा जो एंड्रॉयड ऐप बना रहा है स्विफ्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पर्ल, या फिर हाँ कोटलिन। देखो यहाँ पर आओ, मैं आपको लिए चलता हूँ कोटलिन के पास। और कोटलिन में सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसको बनाया किसने था। इसको बनाया था 2011 में, नाम है जैन नाम है जेट ब्रेन्स, इन्होंने इसको विकसित किया। ये जो कोटलिन लैंग्वेज है, आप बताओगे यह एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। ओरिएंटेड भाषा है। क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा, हम इसकी भी चर्चा करेंगे जब लैंग्वेज टॉपिक आपके सामने डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ये जो कोटलिन है
कहते हैं कि इस ये जो कोटलिन भाषा है ये गूगल के द्वारा प्रायोजित है। गूगल के द्वारा ये प्रायोजित है और इसे एंड्रॉयड के लिए विकसित किया गया है। एंड्रॉयड के लिए इसे विकसित किया गया है, याद रखो। ठीक है, तो कोटलिन, हाँ ये हो जाएगा एंड्रॉयड के लिए। नेक्स्ट देखो 79। 79 में क्या कह रहा है? ये तो काफी इजी है। कह रहा है कि एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का प्राथमिक कार्य बताओ। गणना और तार्किक संक्रियाएं। एएलयू है। ए मतलब हो गया अरिथमेटिक, तो गणना हो गया। और एलयू मतलब लॉजिक, तो ये हो गया तार्किक। ठीक, आगे बढ़ो जरा। 80 नंबर में 79 हो गया। अब आ जाओ 80 में। सवाल नंबर 80 कह रहा है कि प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहा जाता है? पहला जो कंप्यूटर वायरस था वो था क्रीपर। आओ देखो, यहाँ पे दो तीन बातें याद रखो। मैंने लिखा क्रीपर। क्रीपर वायरस। ये जो क्रीपर वायरस है, पहली बार इसकी शुरुआत कब की गई थी पता है आपको? दरअसल पहली बार 1970 के दशक में जाओ आप। पहली बार 1970 के दशक में इसको शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी और कहते हैं कि इस क्रीपर के बारे में पता चला था आरपा नेट में। आरपा नेट में पता चला था सबसे पहले कि ये क्रीपर है। और इसने वहां पर एक संदेश भेजा था। संदेश ये भेजा था, कहा था मैं क्रीपर हूँ, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। हाँ, कुछ इस तरह का इसने संदेश भेजा था। अच्छा, एक बात और याद रखना, क्रीपर वायरस ये पहला वायरस था। और अगर आपसे पूछे कि क्रीपर वायरस को अगर हटाना हो तो कौन से प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया था? उसे हटाने के लिए एक प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया था, उसे कहते हैं रीपर। रीपर को हटाने के लिए रीपर, इस प्रोग्राम को बनाया गया था। लिख लो जरा यहाँ पे। रीपर को रीपर को हटाने के लिए रीपर प्रोग्राम बनाया गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आओ जरा, मैं वायरस की बात कर लूँ। जब मैं आपको कंप्यूटर वायरस पढ़ाऊँगा, तो यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। अब अगर हम आपसे पूछें कंप्यूटर वायरस के मुख्य भाग बताओ, इसके मुख्य भाग कई सारे होते हैं जिनमें हम आपको बताएँगे। एक भाग जिसे कहा जाता है इन्फेक्शन मैकेनिज़्म। इन्फेक्शन मैकेनिज़्म कैसे काम करता है वायरस में, ये सारे के सारे तथ्य आपसे पूछे गए हैं। यूपीपीसीएल में बहुत सारे सवाल इस तरह के पूछे गए हैं और हो सकता है उन सवालों से भी कुछ तथ्य आपसे आपके लिए रिपीट हो जाएँ। कोई भी पहलू, हाँ, छोड़ना नहीं है। इसके बाद इसका एक भाग हम पढ़ेंगे पेलोड, ये क्या होता है? और इसके बाद एक भाग हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगर, ये क्या होता है? इसे ही कहा जाता है लॉजिक बॉम्ब। ठीक है? और पेलोड क्या है? वास्तव में ये वायरस का एक अंग होता है जो दुर्भावनापूर्ण गतिविधि को अंजाम देता है। खैर, ये सारे के सारे, हाँ, हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये 80 क्वेश्चन आपके जो कंप्यूटर से संबंधित है, वो मैंने डिस्कस करा लिए। ठीक है? इसके बाद इसका जो यूपी स्पेशल वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट जिसमें अच्छे-अच्छे सवाल पूछे गए थे, है ना? स्वतंत्रता सेनानी बख्त खान और इससे संबंधित कुछ तथ्य, इन सबको हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।